हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था साइंस में, क्लास चैप्टर नंबर 12 का प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग फूड, जिसमें मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था और उस पार्ट 1 में मैं कुछ टॉपिक को कवर किया था। जो बाकी जो टॉपिक हैं वो कवर इस पार्ट में होंगे, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्रॉप क्या होती है, फूड क्रॉप क्या होता है, फाइबर क्रॉप क्या होता है एग्जाम्पल में। फिर हमने क्रॉप करने की विधियाँ के बारे में पढ़ी थी, जिसमें बहुत सारी कुछ विधियाँ होती है जिसमें से हम कुछ ही विधियों को पढ़ पाएँ, से सभी बाकी हैं। जैसे आपने पढ़ा क्या, प्लगिंग। प्लगिंग यानी कि किसी खेत को जोतना, मतलब कि कोई खेत हो जब एकदम बंजर टाइप में है तो उसको सबसे पहले उसके मिट्टी को ढीला करेंगे वो क्रॉप लगाने के लिए। तो हमने वो पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा इम्प्रूव फर्टिलिटी। इम्प्रूव फर्टिलिटी मतलब कि जैसे मान लीजिए प्लगिंग करके आप तो खेत को बना लिए क्रॉप लगाने के लिए, लेकिन इम्प्रूव फर्टिलिटी का मतलब ये हुआ कि अब वहाँ पे उपजाऊपन अधिक करना होगा ना। जैसे एक ही खेत में आप हमेशा हर सीजन में आप खेती कर रहे हैं तो उसका फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, उपजाऊ शक्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं। जैसे कि हमारे पास दो तरह के फर्टिलाइज़र्स होते हैं, आप बोल सकते हैं। एक मेनर्स होता है और एक खुद फर्टिलाइज़र्स होता है। मेनर्स जो नेचुरल रूप से हमें खेत को फर्टाइल करने के लिए जो मिलता है उसे हम मैनर्स बोलते हैं। जो हम मैन मेड तरीके से जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियली, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। जैसे कि आप बाज़ारों से ख़रीद कर लेकर आता है यूरिया, फास्फोरस, ये सब खेतों में छींटने के लिए। तो ये जो है फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कि मैन मेड द्वारा, मतलब मैन के द्वारा बनाए होते हैं, मैन मेड होते हैं। और मेनर जैसे कि आप देखते होंगे कि गाय का जो गोबर होता है बहुत दिनों तक लोग रखते हैं, उसके बाद से जब वो थोड़ा सड़ जाता है तो उसको खेतों में ले जा करके डाल देते हैं, ये मेनर्स होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि जब हमारा खेत तैयार हो जाता है उसमें उसका जो फर्टिलिटी उसको हम इम्प्रूव कर देते हैं फर्टिलाइज़र या मैन्योर को डाल के, तो उसके बाद बारी आती है बीज को बोने की, वहाँ बीज लगाने की, ठीक है। तो अब उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें और हम अब उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने बोला, अब पढ़ते हैं हम सोइंग सीड, यानी कि किसी भी खेत में जब खेत तैयार हो जाए तो वहाँ पे हम सीड को कैसे लगाएं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। सीड्स आर सोन आफ्टर द सॉइल इज प्रिपेयर्ड। सीड कैन बी स्केटेड ओवर फील्ड बाई हैंड। बीज को कोई भी प्लांट का बीज हो, उसको हम लोग कब उसको मतलब रोपते हैं, सोन करते हैं कब, जब सॉइल प्रिपेयर हो जाता है, जब वो प्लग कर लेते हैं, ठीक है, तब उसको रोपते हैं। सीड कैन बी स्केटेड ओवर फील्ड बाई हैंड। सीड को रोपने का अलग अलग तरीका है। जैसे अगर हमारे पास कोई मशीन्स नहीं है तो हम हाथों के द्वारा उसको खेतों में छींटते हैं ताकि वो बराबर तरीके से वो खेत में बिखर जाए और पूरा खेत हमारा जो प्लांट हम लगाए हैं वो हो जाए, ठीक है। और दे कैन ऑल्सो बी सेन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। और एक मशीन आता है सीड ड्रिल, जिसको हम ट्रैक्टर में लगा करके या नॉर्मली किसी दूसरे मशीनरी से उसको हम यूज करते हैं। उसमें होता ये है कि वो ड्रिलिंग मशीन टाइप में होती है जो कि मिट्टी को पहले ड्रिल कर देती है, पहले उसमें गड्ढा डाल देती है, अंदर घुस जाती है और उसके में ही एक पाइप लगा होता है जिसमें क्या होता है, बीज होते हैं। वो बीज आवश्यकता अनुसार कहाँ पे कितना बीज चाहिए वो वहाँ पे गिर जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसमें। सीड ड्रिल्स आर अटैच टू प्लग्स। वो जो प्लग्स होते हैं ना, हर जिसे बोलते हैं, उससे अटैच होते हैं, उससे जुड़े होते हैं। एंड दे हैव ए फ्यूनल शेप्ड बॉल ज्वाइंट टू मेनी ट्यूब्स। और उनके साथ में जो मैं बोला ना पाइप्स, वो सारे ट्यूब्स के साथ में क्या होता है, जुड़े होते हैं। एज द प्लग डिग्स इन फील्ड, जैसे ही वो हल मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी के अंदर घुसते हैं, द सीड्स ड्रॉप फ्रॉम द सीड ड्रिल इनटू द फॉरोज मेड बाय द प्लग। तो जैसे ही वो हल जो है वो नीचे अंदर मिट्टी में घुसता है तो वो बीज जो है क्या होते हैं, वो मिट्टी में जा कर के लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब सोइंग सीड समझ में आया कि बीज को कैसे बोते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। चलिए, अब बीज लगाने के बाद बीज जब हल्का सा बड़ा हो जाता है तो बारी आती है उसके इरिगेशन की। इरिगेशन मतलब समझ रहे, सींचना। आप कॉपी में वर्ड मीनिंग को नोट करते रहिएगा, ठीक है। मैं बेसिकली इसको कंप्लीट होगा तो मैं वर्ड मीनिंग नोट कराऊंगा, ओके। तो इरिगेशन को पढ़ते, इरिगेशन मतलब होता है सींचना। वाटरिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो क्रॉप्स हम लगाए हैं, जो फसल हम लगाए हैं, उसको वाटरिंग मतलब उसमें पानी डालने को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज इरिगेशन, तो वाटरिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन, राइट। आगे है
नेचर इरिगेट्स क्रॉप फील्ड बाई ब्रिंगिंग रेन। अब नेचर के द्वारा भी सिंचाई किया जाता है। कैसे? जैसे आप क्रॉप लगाएं और पानी शुरू हो गई, मतलब वर्षा होने लगी, तो अब वहाँ पे वर्षा होगी तो पानी वो बीज में गिरेगी, फील्ड में, खेत में, और बीज के पास जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, नेचुरली इरिगेशन हो रहा है। मतलब रेन के द्वारा जो इरिगेशन होता है, रेन के पानी के द्वारा जो सिंचाई होता है, उस सिंचाई को बोलते हैं हम नेचुरल इरिगेशन, राइट। उसके बाद से बट ऑफन डैट इज़ नॉट इनफ, लेकिन वो ऐसा होता है किसी किसी जगह पर कि वो इनफ नहीं होता है, काफ़ी नहीं होता है, उस फसल को जितना पानी चाहिए उतना पानी वर्षा से नहीं मिलता है। तो उसके बाद देन वी यूज वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, वेल्स एंड पॉन्ड। तो हम तो फिर अब अलग से हम वाटर देते हैं, चाहे हम वाटर नदी से खींच के लेकर आएँ, झील से लेकर आएँ, कुआं से लेकर आएँ या तालाबों से लेकर आएँ। हमारे इधर आप देखते होंगे कि पहले के टाइम में लोग कुएँ खोद के रखते थे। हर खेतों में आप देखिएगा, अभी आपने खेतों में जाइएगा तो बहुत से ऐसे कुएँ मिलेंगे जिसमें हर खेतों के बीच में रहते। उसमें करते क्या थे कि उस कुएँ में से पानी निकाल कर खेतों में डालते थे, जो कि बहुत टफ काम होता था। लेकिन आजकल ये हो गया है कि अब तो ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड पानी है उसी को निकाला जा रहा है पाइप के द्वारा, वो उस पर मोटर लगा करके ना, तो उसके द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ओके, उसके बाद है द वाटर इज कैरिड टू द फील्ड्स बाय कैनल्स बाय पाइप्स। अब वो जो वाटर होता है जहाँ से निकाला जाता है, वाटर का जो सोर्स है, चाहे वो पॉन्ड्स हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो रिवर हो, वहाँ से खेत तक लेकर आने में या तो एक नाला बनाया जाता है ताकि उस नाला के सहारे उस खेत तक पहुँच जाए, या फिर पाइप में वो पानी को कवर करके उसको खेत तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपने इधर कैसा होता है, वो पाइप के द्वारा होता है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड पानी को निकाल करके पाइप की सहायता से एक जो जहाँ पे पाइप है, मेन पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप है, उससे वहाँ से लेकर के खेतों तक जो प्लास्टिक्स पाइप्स होती हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बोल रहा है वी ऑल्सो यूज ग्राउंड वाटर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स ऑफ इरिगेशन। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे इधर होता है, क्या होता है, अधिकतर ग्राउंड वाटर से निकाल कर ही सिंचाई किया जाता है खेतों की, ठीक है। उसके बाद देयर आर मेनी वे ऑफ इरिगेशन क्रॉप्स फील्ड। हम लोगों के पास बहुत सारी तरीके हैं किसी भी फसल के खेतों को सींचने के लिए। जैसे वाटर कैन बी अलाउड टू रन फ्रीली थ्रू द फील्ड और इट कैन बी मेड और ड्रिप स्लोली थ्रू होल्स इन पाइप। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन लेटर। जैसे कि बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी खेतों में जो लगी हुई फसल उनको सींचने के लिए। जैसे बहुत सारे देखे होंगे अलग अलग जगहों पर, जब देखिएगा तो वहाँ पे पाइप लगा दिया जाता है, जहाँ जहाँ फसल लगे होते हैं वहाँ पाइप ऐसे बिछा दिया जाता है, और पाइप जहाँ जहाँ फसल होंगे वो पाइप का जो होल होगा वहीं पे खुला हुआ होगा। तो जब पानी से छोड़ा जाता है तो जो पाइप है उसमें से पानी निकलेगा और उस होल के पास से वो बाहर निकलने लगेगा, और उस होल के पास क्या है, ऑलरेडी क्रॉप आपका है, तो उसमें डायरेक्टली पानी चला जाएगा। तो ये सब तरीके, अभी बहुत सारे तरीके जो कि आपको अगले क्लासेस में, बड़े क्लासेस में पढ़नी है, ठीक है। तो इरिगेशन बात समझ में आया। चलते अपने अगले टॉपिक पे। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। अब जैसे हम फसल को इरिगेट कर लेते हैं तो फसल बड़ा होगा। अब बड़ा होगा लेकिन उसको अब बचाना भी तो है, क्योंकि उससे खाने के लिए, अगर हम अपने लिए उस फसल को लगाएं तो उसे खाने के लिए बहुत सारे चीज़ आएंगे, जैसे कि चूहा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, चिड़िया, वो सब, उन सब से बचाने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं जिसके बारे में पढ़नी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड डिजीज। क्रॉप्स को चूहों से, कीड़े मकोड़े से, बर्ड्स से और बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाना पड़ता है। तो बर्ड्स आर यूजुअली स्केयर्ड अवे, ठीक है। बर्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं, वो हमेशा हमसे क्या होते हैं, डरे, तो इसीलिए वो तो आसानी से निकल जाती है। तो इनसे हमसे, ये जो बर्ड्स से छुटकारा पाने के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट पेस्टिसाइड्स आर यूज टू गेट रिड ऑफ द अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। लेकिन अदर हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स अभी तुरंत आपको बता रहे हैं पेस्टिसाइड्स क्या होता है। देखिए, पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स मेड इन फैक्ट्रीज। पेस्टिसाइड्स क्या होती है, एक तरह की केमिकल होती है जो कि फैक्ट्रीज में बनती है, जो कि जितने भी हानिकारक ऑर्गेनिज्म हैं उसको मारने के लिए वो बनाई जाती है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट केमिकल्स इन द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स
थिंग्स लाइक बैगन एंड हीट यूज टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटो एंड कॉकरोच और पेस्टिसाइड्स आर पेस्टिसाइड्स। मतलब ये जो पेस्टिसाइड्स के बारे में जो कि ये क्या होता है, केमिकल्स होती है जो कि फैक्ट्री में बनाई जाती है। अब इसके बारे में आप अगले 3 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जैसे कि आप नाम आती कुछ पेस्टिसाइड्स का ऐसा नाम है कि बैगन एंड द हीट, ये एक पेस्टिसाइड्स का नाम है जो कि मॉस्किटो कॉकरोच इस सब से चीज़ से क्या होता है छुटकारा दिलाते हैं, इन लोगों को मार देते हैं। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, अगला आप किससे बचाना है अपने क्रॉप को, तो अनवांटेड प्लांट समटाइम ग्रो इन द क्रॉप फील्ड। हम जिस खेत में फसल लगाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे उग जाते हैं जो कि उस फसल के लिए हानिकारक होते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो उन सारे प्लांट जो अनवांटेड प्लांट है जो कि जिनको नहीं उगना चाहिए खेत में, अगर उस क्रॉप को बचाना है तो उनको नहीं उगाना चाहिए, तो उस प्लांट को हम बोलते हैं क्या, वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोलते हैं, वीड्स। वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। और वीड्स को हमें अगर फसल को बचानी है तो वीड्स को निकालना ही पड़ेगा खेत से। ठीक है, अदरवाइज दे कंप्लीट विथ क्रॉप्स फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। नहीं तो क्या करेंगे, हम खेतों में क्रॉप के लिए जो हम पानी और न्यूट्रिएंट्स देंगे वो सारे पानी और न्यूट्रिएंट्स वो अनवांटेड प्लांट यानी कि वीड्स ले लेंगे, और क्रॉप को जितना मात्रा में पानी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा उनका ग्रोथ बढ़िया से नहीं होगा और वो कमज़ोर हो जाएंगे, या तो वो वहीं पर डेथ कर जाएंगे या फिर वो ग्रो बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दे कैन बी पुल्ड आउट और किल्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। और उस वीड से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उस अनवांटेड प्लांट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो या तो हम उसको मैन्युअली अपने हाथों से खेतों में जा कर के अगर जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको हम वहाँ से उखाड़ के फेंक दें तो बचाया जा सकता है क्रॉप को, या फिर अगर उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, या फिर हम जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, पेस्टिसाइड तो उसको मारने के लिए होती है, कीड़े मकोड़े डिजीज़ को, जो उनके लिए जो स्पेशल जो केमिकल्स होती है ये खरपतवार नाशक, उनको जब हम स्प्रे करेंगे खेतों में तो उस स्प्रे से वो ईजिली क्या होते हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारा क्रॉप बच जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब तो हम जितना भी पढ़े पेस्टिसाइड्स और ये खरपतवार को हटाने के लिए जो भी केमिकल्स आती हैं वो हमें देखने में क्या लग रही है कि वो ईजी है, हम ईजिली बिना किसी ज़्यादा मेहनत के हम उसे कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या है, एक साइड इफ़ेक्ट भी है। आज ये उसके साइड इफ़ेक्ट को पढ़ते हैं। पेस्टिसाइड्स आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। वो तो यूजफुल है, उपयोगी है हमारे क्रॉप को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए, बट देयर इज ए बैड साइड टू देम। उसका एक गलत मतलब प्रभाव भी है। दे पोल्यूट द सॉइल एंड फ्रॉम द सॉइल दे आर वॉश्ड ऑफ इनटू वाटर बॉडीज़। और वो क्या होते हैं, वो सॉइल को प्रदूषित कर देते हैं और सॉइल में ही बने रहते हैं, या फिर जो जिस वाटर में अगर वो वाटर में चले गए तो वो वाटर में ही बने रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। मीनिंग दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल डिकम्पोजर। यानी कि जो नेचर, जो कि आपको मैं बताया था ना कि डिकम्पोजर होता है जो कि जो उतना भी चीज़ अगर गिर जाता है, डेथ कर जाता है, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके सड़ा करके वो मैन्यूअर्स बना देते हैं, खाद बना देती हैं। ठीक है, तो वो अगर जो स्प्रे हम छींट रहे हैं उसको जो नेचुरल डिकम्पोजर है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो वो वैसा ही बना रहेगा और हमारे सॉइल और वाटर को पोल्यूट करता रहेगा। सो दे स्टे ऑन इन द सॉइल एंड वाटर, तो हमारे सॉइल और वाटर में मौजूद ही रहेगा अगर एक बार छींट दिए तो। दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर आवर द इन्वायरमेंट, और वो हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेस्टिसाइड्स और ये केमिकल से हट के फिजिकल तरीके से हमें खेती करनी चाहिए, या फिर हम जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसकी तरफ बढ़नी चाहिए। आपको आगे मालूम चलेगी कि ऑर्गेनिक खेती क्या है। चलिए अब अगले टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, पहले क्रॉप के बारे में समझा, फिर क्रॉप को लगाने के लिए कुछ मेथड, जैसे कि पहले हम प्लगिंग करेंगे, खेत को बनाएंगे उस लायक, मतलब मिट्टी को ढीला करेंगे ताकि उसमें क्या हो, मिट्टी में हमारा जो क्रॉप हो वो लग जाए। ठीक है, मिट्टी, उसके बाद से इरिगेशन, सोइंग सीड, ठीक है, उसके बाद से हमने फर्टिलाइजेशन यानी कि इम्प्रूव फर्टिलिटी को पढ़ाई, कैसे हम किसी खेत की मिट्टी का जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब जो फर्टिलिटी पोटेंशियल उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद से प्रोटेक्टिंग क्रॉप को हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। अगर हम इतना अगर अच्छे तरीके से कर दिए तो क्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, जितना ग्रोथ करना है ग्रोथ करके पक जाएगा, उसमें जो फूड्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर हम क्रॉप पूरा तरीके से हो गया तब उस क्रॉप को कैसे हम काट के
सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो अब वही पढ़नी है किसके बारे में, तो हार्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। When crops are ready, they are cut and gathered। जब crops क्या होते हैं, रेडी हो जाते हैं, जब तैयार हो जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, काट लिया जाता है और काट के इकट्ठा कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हार्वेस्टिंग। तो व्हेन क्रॉप्स आर रेडी दे आर कट एंड गेदर्ड, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि अगर क्रॉप हमारा फसल तैयार हो जाता है तो फसल को काट के इकट्ठा कर लेने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाई हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल हार्वेस्टर। और हार्वेस्टिंग, कटाई, फसलों की कटाई जो होती है वो या तो अपने हाथों से हो जाती है, जैसे कि आप लोग अपने खेतों में करते हैं ना, गेहूं की कटाई, धान की कटाई, ठीक है। तो वो या तो आप हाथों से कर सकते हैं या फिर उसके लिए हार्वेस्टर आता है, काटने वाली मशीन आती है, जो कि आप भी देखोगे कि बड़े बड़े जैसे खेतों होती हैं वो अपने हाथों से ना काट करके मशीनों को बुला करके वो फसलों को काट लेते हैं। ये बातें समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सेरल्स crops are gathered, the grain is separated by a process called threshing। अब उस क्रॉप को गेदर कर लेने के बाद से, काट के इकट्ठा कर लेने के बाद से, अब बारी आती है कि उसमें से जो अनाज हमारा निकल रहा है उस अनाज को अलग कर लेना। क्या कर लेना, अलग कर लेना। तो ये अनाज को मतलब क्रॉप्स को इकट्ठा करने के बाद से क्रॉप्स में से अनाज को बाहर निकाल लेना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप ट्रैक्टर पे थ्रेसर चलता है, नाम सुने ना थ्रेसर, उसके काम क्या होता है। जैसे थ्रेसर धान के लिए भी आता है, गेहूं के लिए भी आता है। धान के लिए आता है तो क्या करता है, धान में बाकी सारे जितने पार्ट्स होते हैं सबको अलग कर लेता है और धान का जो अनाज होता है यानी कि राइस या फिर पैडी बोले, धान खुद उसको अलग कर लेता है। और जो गेहूं में बोले हम, तो जब वो थ्रेसर आता है तो उसमें गेहूं का पूरा प्लांट डाल देते हैं, तो वहाँ से केवल जो गेहूं हमें चाहिए वो अलग हो जाता है। तो बात समझ रहा है, थ्रेसिंग क्या होता है, ठीक है। The crop is struck against something hard or farm animals are made to walk over it। तो हम उस क्रॉप्स को थ्रेशिंग करते हैं। कैसे करते हैं, या तो हम उस प्लांट्स को सीधे रख देते हैं और उसके ऊपर बहुत हार्ड चीज़ को घुमाते हैं, या फिर किसी एनिमल को उसके ऊपर, मतलब जो प्लांट्स रखे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उस पर चलाते हैं। इससे क्या होता है कि वो प्लांट्स अलग होता है और उसमें के जो ग्रेन्स होती हैं, जिसमें ग्रेन्स होल्डर मतलब जो कि ग्रेन्स जिसमें होती हैं वो सब अलग हो जाते हैं। तो वहाँ से हम क्या कहते हैं, प्लांट्स को अलग कर लेते हैं और वो जो अनाज जो मिली है उसको हम अलग कर लेते हैं। मशीन्स कॉल्ड थ्रेसर कैन आल्सो बी यूज। और इसे करने के लिए जो थ्रेसर नाम की जो मशीन होती है उसको भी यूज किया जाता है। तो अब अधिकतर जो है थ्रेसर नाम की मशीन ही क्या होती है, यूज होती है थ्रेसिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद भी वो अच्छी तरह से हमें सेपरेट नहीं मिलता है, क्योंकि जो हमें अनाज मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती है, अशुद्धियाँ होती है, जिनको हमें सेपरेट करना होता है। तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, देन द आउटर कवर ऑफ द ग्रेन एंड द अदर थिंग्स मिक्स्ड विद आर सेपरेटेड। उसमें जो भी चीज़ मिक्स होती हैं उनको क्या करते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं। और इसी सेपरेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं विनोइंग। विनोइंग मतलब होता है ओसाना। ओसाना समझ रहे हैं ना। बहुत लोग जो होते हैं कि ऐसे एक जो सूप टाइप में होता है उसमें रख करके और हवा के दिशा में ऐसे झाड़ते हैं, ताकि वो क्या हो, जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, उसमें से जो उसके लाइट पार्टिकल्स होंगे, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे, हवा के दिशा में आगे निकल जाएंगे और जो हमें चाहिए अनाज, जो कि उससे क्या है ज़्यादा वजन का है, वो वहीं पे गिर जाता है। तो यहाँ से हम इजीली उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करके उसको रख लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। अभी जितने टॉपिक्स है इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम आगे क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करा करके फिर मैं क्वेश्चन से वो कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।